मैं आगे बढ़ता हूँ। जी ऑप्शन राइटिंग के कई तरीके हो सकते हैं, तो मैंने कुछ इसमें शॉर्टलिस्ट किए हैं, जैसे शॉर्ट स्ट्रेडल जिसमें हम एट द मनी कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल जिसमें हम आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट दोनों को शॉर्ट करते हैं, क्रेडिट स्प्रेड जिसमें हम एट द मनी या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सेल करते हैं और फार ओटीएम ऑप्शन को हम बाय करते हैं, आयरन कॉन्डॉक्स जिसमें हम ओटीएम ऑप्शंस को सेल करते हैं एंड फार ओटीएम बोथ ऑप्शंस को हम बाय करते हैं। नेक्स्ट रेशियो स्प्रेड भी कुछ लोग करते हैं कि जिसमें वो फॉर एग्जांपल एट द मनी कॉल सेल करके फार ओटीएम्स को 2-3 टाइम्स बाय कर लें, या कुछ इसका उल्टा भी करते हैं कि एट द मनी का एक लॉट बाय करके फार ओटीएम्स में 3-4 लॉट्स को उन्होंने सेल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कोई रेशियो स्प्रेड्स कैसे बनाते हैं। अगला इसका फॉर्म है कैलेंडर स्प्रेड, इसमें हम जनरली वीकली ऑप्शंस को सेल करके मंथली ऑप्शन को बाय करते हैं। एंड डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, इसमें बेसिकली ट्रेडर को कहीं ना कहीं डायरेक्शन से बायस्ड होना पड़ता है। तो ट्रेडर का व्यू बुलिश है तो वो ऐसे केस में पुट्स को सेल करते हैं, और बेयरिश व्यू है तो वो कॉल को सेल करते हैं। और भी कई तरीके ऑप्शन सेलिंग के होते हैं, बट टू जस्ट हैव एन व्यू मैंने कुछ ये तरीके यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए। आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ शॉर्ट स्ट्रेडल के बारे में बात करेंगे। ओके। अब शॉर्ट स्ट्रेडल करना तो है, बट उसका लॉजिक क्या है कि उसमें से हमें बेसिकली बेनिफिट कहां से मिलना है, या उसके अंदर हमारा एक बेसिक आइडिया क्या है। सो ये अब सबको पता है, कॉमन है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ऑप्शन राइटिंग से बेनिफिट कैसे मिलता है। ऑप्शन राइटिंग की ही इसलिए जाती है कि ऑप्शन राइटिंग ऑप्शंस के प्रीमियम की जो टाइम वैल्यू है उससे बेनिफिट लिया जा सके। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एजम्पशन ऑफ रेंज बाउंड मार्केट। जितने भी ऑप्शन राइटर्स होते हैं, स्पेशली वो जो कि रेंज बाउंड मार्केट की स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनका एक बेसिक एजम्पशन होता है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेंज बाउंड ही रहता है। लेकिन क्या एक्चुअली में मार्केट रेंज बाउंड रहता है, ये चेक करने के लिए मैंने इस चीज को हिस्टोरिकली चेक किया है कि अगर वो रेंज बाउंड रहता है तो कितनी बार वो एक हम डिफाइन करेंगे कि किस रेंज में रहता है, कितनी बार वो उस रेंज से बाहर निकलता है। ओके, तो मैं आपको अपने एक एमी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर लेके चलता हूँ, 2 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अमित एमी ब्रोकर को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। इनफैक्ट अमित ने अपने यूट्यूब चैनल में एमी ब्रोकर पे एक वीडियो भी बनाया रिसेंटली, उससे मैं अमित के बारे में जान पाया। तो इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, तो अगर आपको एमी ब्रोकर को और समझना है तो वो वीडियो आप अमित का जरूर देखिए। थैंक यू विवेक जी। तो ये मेरा एमी ब्रोकर प्लेटफॉर्म है। इसमें हम लोग क्या पता करेंगे विवेक जी, मैं इसको पहले हाइड कर। इसको देख के घबराइएगा मत, क्योंकि देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है पर है सिंपल। जान जाएंगे उतना सिंपल लगेगा। हाँ नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है। हाँ, आपको याद दिला रहा हूँ, अमित कॉमर्स ग्रेजुएट है। आइडिया तो कर पा रहे हैं बात। राइट। ये इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जब तक सीखेंगे नहीं तो सब कुछ टफ ही लगता है, लेकिन सीखने के बाद ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मार्केट में मॉर्निंग में 9:30 के बाद, मैं स्पेशली जो भी यहाँ पे हम बात करेंगे वो निफ्टी के लिए करेंगे। 9:30 के बाद निफ्टी इंट्राडे में कितना रेंज बनाता है, ये मैं डेली हिस्टोरिकली चेक करूंगा। ठीक है, ओके, मैं अपने उसको चलता हूँ, और मैंने यहाँ पे डेट, आपको डेट मेरा दिख रहा है? जी, मुझे दिख रहा है सब कुछ। ओके, 1 अक्टूबर 2010 से 31 अक्टूबर 2020 तक, ऑलमोस्ट 10 इयर्स के डेटा पे हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, विद इन 1 सेकेंड हमारे पास ये डेटा निकल के आ जाता है कि एवरी मॉर्निंग 9:30 के बाद निफ्टी ने इंट्राडे में क्या रेंज बनाया। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 1.82 ये परसेंटेज टर्म्स में है जी। तो मैं इसको, इस डेटा को यहाँ से एक्सेल पे लेके गया, और एक्सेल पे मैंने इस
डेटा को अलग अलग रेंजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लाइक कि लेस देन 1.5% अलग कैटेगरी में आ जाए, 1.5 से 2.5% अलग कैटेगरी में आ जाए, और एंड सो ऑन। तो ये करने के बाद हमें यहाँ पे दिखता है कि 72% ऑफ द टाइम्स ऐसे हैं जब मार्केट की जो इंट्राडे रेंज है वो लेस देन 1.5%। ओके, इसी रेंज के इसके बाद ही मार्केट ऐसा होता है कि जब वो इस रेंज से बाहर निकलता है। सो इतना देखने के बाद एटलीस्ट एक इतना हाइपोथेसिस क्रिएट होता है कि हाँ, ये 72% मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे में काम करता है, तो हम कुछ ना कुछ रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है, ये 930 का लेवल है। ये इंट्राडे की रेंज जो हमने अभी 1.5% की बात की है, ये रेंज मार्केट ऐसे भी बना सकता है जिसमें हम इस हाई और इस लो को कैलकुलेट करते हैं, और ये 930 का लेवल है, या फिर ये रेंज मार्केट ऐसे भी बना सकते हैं, या ये रेंज, क्योंकि हमने ये टेस्ट किया है कि 930 के बाद वो क्या रेंज बना रहा है, अभी हमने ये नहीं देखा कि वो रेंज कहां पे बना। इन दोनों केसेस में अब ये क्लियरली दिखता है कि रेंज बाउंड मार्केट अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो ये है, ये रेंज बाउंड मार्केट नहीं है, ये क्लियरली अप ट्रेंडिंग या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। तो मैंने एक स्टेप आगे और जाके इसमें टेस्ट किया कि मुझे ये पता चले कि जो ये रेंज बनती है ये एक ही तरफ रह के बनती है, या कितने बार ऐसा होता है कि जो ये रेंज है ये मार्केट दोनों तरफ का कंट्रीब्यूशन लेके बनाता है। इसी तरह से मैंने इसको इसमें ये भी चेक किया। अब यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लोर किया, तो अब हमारे पास जो रेंज है वो बाइफरकेट होके आ गई, जिसमें हमें अपर रेंज और लोअर रेंज अलग अलग तरीके से दिख रही है। इस डेटा को भी मैं यहाँ से एक्सेल पे उठा के लेके गया, और इस बार मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इंट्राडे रेंज मुझे 1.5% ही चाहिए, लेकिन 930 के बाद अपर रेंज और लोअर रेंज को मैंने एक लिमिट कर दिया कि वो 1% से ज्यादा ना। ओके, ये फिल्टर डालने के बाद भी मेरे को दिखता है कि 63% ऑफ द टाइम्स तो ऐसे हैं कि जो मार्केट क्लियरली रेंज बाउंड था। तो मुझे अब जो हाइपोथेसिस क्रिएट हुआ था उसमें और भी मेरे को बल मिलता है कि यस, अब जो रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी है अगर मैं उस पर काम करूं तो मार्केट इटसेल्फ मुझे 63% ऑफ द टाइम सही डायरेक्शन में रखेगा। बाकी के बचे जो 37% ऑफ द टाइम्स है उसमें मुझे अपनी पूरी एनर्जी डालनी है कि मैं इन केसेस में अपने आप को कैसे बचा पाऊं, या कैसे कम से कम प्रॉफिट में निकल पाऊं, या नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल पाऊं, या वर्स्ट के सिनेरियो में कम से कम लॉस में निकल पाऊं अपनी पोजीशन। तो हम अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट स्ट्रेडल के कुछ रूल्स हैं, ये कंप्लीटली रूल बेस्ड सिस्टम है, तो मैं उसके कुछ रूल्स हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन करूंगा। मॉर्निंग में हम लोग 930 पे स्ट्रेडल को शॉर्ट करते हैं। जिस टाइम पे हम लोग स्ट्रेडल को शॉर्ट करेंगे उस टाइम पे निफ्टी के प्राइस को हमने नोट करके रख लिया। ओके, उसी टाइम पे हमने ऑफ कोर्स जो भी जिस प्रीमियम पे हम लोग उस स्ट्रेडल को शॉर्ट करेंगे वो कलेक्टिव प्रीमियम हमने नोट करके रख लिया। ओके, अब बात आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस को मैंने इसके अंदर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे के लिए स्टॉप लॉस अलग है, वेडनेसडे के लिए स्टॉप लॉस अलग है, एंड थर्सडे के लिए स्टॉप लॉस अलग है। अब फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे के लिए हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो जिस भी प्रीमियम पे हमने स्ट्रेडल को शॉर्ट किया है उस प्रीमियम को हम डिवाइड करेंगे 3 से। लेट्स से हमने 300 पे शॉर्ट किया है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 100 आ गया। नाउ हमने निफ्टी का एक प्राइस नोट करके रखा हुआ है, उसी टाइम पे हम ये 100 प्रीमियम उसके ऊपर ऐड करेंगे तो हमारी एक अपर रेंज बन जाएगी। उस प्राइस पे हम 100 पॉइंट माइनस करेंगे तो हमारी एक लोअर रेंज बन जाएगी। जी जी। ड्यूरिंग द मार्केट कोई भी रेंज
अपर रेंज या लोअर रेंज ब्रेक करे उस हमने अपनी पोजीशन से बाहर निकल के आ जाए। तो ये रेंज है प्रीमियम का, स्ट्रेडल का रेंज। जैसे 300 का आपने देखा तो ऊपर अगर 100 आया तो ऊपर में 400 और नीचे 200। यस। ओके। वेडनेसडे के लिए हम लोग इस प्रीमियम को डिवाइड करेंगे 2 से। ओके। जो भी प्रीमियम आएगा उसको 2 से डिवाइड करके निफ्टी के प्राइस में ऐड करके अपर रेंज बनाना है, लोअर रेंज बनाना है, और जो भी यहाँ से लेवल ब्रेक होता है हमने पोजीशन से एग्जिट लेना। ये डे वाइज मैंने इसको बाइफर्केट इसलिए किया है कि प्रीमियम्स हम जानते ही हैं कि जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी के नजदीक पहुंचते रहते हैं प्रीमियम डीके होते हैं। हाँ, तो 300 का प्रीमियम नहीं रहेगा, वेडनेसडे को 300 का प्रीमियम हो जाएगा 200 या 250। हाँ, एंड सेकंड, ये 3 और 2 जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ ये सुनने में हाइपोथेटिकल लग सकता है, लेकिन मैंने इसको मैन्युअली कई महीने के डेटा पर इसको टेस्ट किया है और एक एक दिन पे ये एनालाइज करके देखा है कि निफ्टी जब हम स्ट्रगल अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी रेंज है जहां तक हमारी वो पोजीशन सेफ रहती है या हमें बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता। उस टेस्ट को या उस एनालिसिस को करने के बाद ही मैं इस 2 या 3 नंबर पे आया हूं। मतलब ये हाइपोथेटिकल, मेरे लिए हाइपोथेटिकल नहीं। तो दोस्तों मैं लेकिन एक बात आपको बोलूंगा कि देखिए अमित ने खुद टेस्ट किया है फिर ये नंबर आया है। मैं आपको राय दूंगा कि आप खुद भी इसको सामने बैक टेस्ट नहीं करेंगे, फ्रंट टेस्ट करके थोड़ा देखिए, थोड़ा दिन ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद आप अपना खुद का नंबर निकालिए। शायद अमित के लिए 3 और 2 वर्क कर गया, हो सकता है आपके लिए 2.5 और 1.5 वर्क करेगा, तो आप अपना खुद का नंबर निकालिए। एग्जैक्टली। जी जी। थर्सडे के लिए ये स्टॉप लॉस डिफरेंट है कि जिस टाइम पे हम लोग स्ट्रेडल को शॉर्ट कर रहे हैं उस टाइम के प्रीमियम से इनिशियली 20% का स्टॉप लॉस लगा है। जैसे हमने 100 पॉइंट्स पे स्ट्रेडल शॉर्ट किया तो 20% 120 पे उसका स्टॉप लॉस है। ओके। और 20% फ्रॉम इट्स लो विच एवर इज लोअर। इट्स 100 पे शॉर्ट किया और स्ट्रेडल 80 पे आ जाता है, 80 का 20% हम कैलकुलेट करेंगे तो 16। तो नाउ 80 प्लस 16 96 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। वो तो आप ट्रेल करते हैं। यस 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 यस। अच्छा। ओके। एंड मिनिमम स्टॉप लॉस शुड बी 10 पॉइंट्स। गुड। ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेडल का प्रीमियम 50 से नीचे आ जाए, 40 आ जाए या 30 आ जाए, तो इस केस में मिनिमम स्टॉप लॉस हमने 10 पॉइंट्स का मेंटेन करना है। समझ गया। एंड स्पेशली नो री एंट्री आफ्टर 2 PM, ये सिर्फ थर्सडे के लिए कंडीशन। ओके, अभी तक हमने ये देख लिया कि हमने कब एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है। अब हम ये देखते हैं कि हमने एग्जिट करने के बाद री इनिशिएट कैसे करना है, या कब, या वो कौन से वो जोन है जब हमने कोई ट्रेड ही नहीं करना है। तो ये ट्रेड जोन वो जोन हो सकते हैं जो हमने अभी अपने बार चार्ट में देखा, जो 30% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है जब मार्केट अपनी एक स्मॉल रेंज से निकलकर बाहर जाता है और उस रेंज में ऑप्शन के प्रीमियम फट जाते हैं। तो अपने को यही कोशिश करनी है कि उन स्पेशली इन जोन को आइडेंटिफाई करना कि ताकि हम उस भंवर में ना फंसे और एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स बनाएं कि एंट्री भी लें, एग्जिट भी लें, री इनिशिएशन भी करें और सिस्टमैटिकली हम अपना नो ट्रेड जोन भी डिफाइन करें।